चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट में, आर्थिक सुधार में। सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। इससे पहले अनअकैडमी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है, और यहाँ पे लाखों के तादाद में बच्चे पढ़ते हैं और सफलता भी पाते हैं, और तथा योग्य तथा अनुभवी टीचर भी यहाँ पे पढ़ाते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो आप प्ले स्टोर से जा करके सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार है। 8 साल का एक्सपीरियंस, मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, एक्स इंटरव्यूअर ऑफ द यूपीएससी 2014-2015 डायनेमिक अप्रोच के साथ में रह करके पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूं। और अनअकैडमी @श्रवण कुमार ये सारे के सारे कैपिटल लेटर में है। तो आप यहाँ पे जुड़ करके आप पीडीएफ वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं हमसे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अनअकैडमी की कुछ प्रमुख विशेषता भी है। ये प्रमुख विशेषता क्या है कि डेली लाइव क्लासेस होता है। लाइव क्लास के दौरान एजुकेटर से आप चैट या डाउट या डिस्कशन भी आप कर सकते हैं, और मैसेज जो पोल होता है वो हमेशा खुला होता है। और लाइव टेस्ट क्विजेज भी है। इसमें आप मॉक टेस्ट भी देते रहते हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस भी है, अर्थात सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस कभी भी आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल कोर्स भी है, अर्थात सिलेबस के अकॉर्डिंग टू जिस कोर्स के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उसके पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग टू ही पढ़ाया जाता है सब कुछ। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 100+ टॉप एजुकेटर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यदि सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, अगर सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हैं तो इनसे पढ़ने का एक बार आपको मौका जरूर मिलेगा। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस में। यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपके हैं, तो ऑप्शनल भी आपको करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। अनअकैडमी ये फैसिलिटी पूरा का पूरा देती है, प्रोवाइड कराती है कंप्लीट। और प्लस सब्सक्रिप्शन में हम लोग बात करते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 44,000 रुपये फीस इसकी है। मेरा रेफर कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। 39,600 इसकी फीस हो जाएगी। 24 महीने का जो कोर्स है 64,000 रुपये है। मेरा रेफर कोड यूज़ करते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 97,600 रुपये इसकी फीस है। 57,600 इसकी फीस हो जाएगी। मैं आपको गाइड करूंगा कि आप लोग आइकॉनिक वाले पे एडमिशन लीजिए, क्योंकि आइकॉनिक वाले से लेने से आपको अनअकैडमी की टीम पूरा का टीम जो है कि पूरा सपोर्ट करती है, प्लस एजुकेटर भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो 12 महीने की जो फीस है ये 64,000 रुपये है। अगर मेरा रेफर कोड यूज़ करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 57,600 इसकी फीस हो जाएगी। 24 महीने का जो कोर्स है उसकी फीस 99,000 रुपये है। मेरा रेफर कोड यूज़ करते हैं तो 89,100 रुपीज़ की फीस हो जाएगी। तो आइए हम लोग आर्थिक सुधार पे बात कर रहे थे। आर्थिक सुधार में हम लोग बात कर रहे थे। सेकेंड पार्ट है, पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ा दिया। लास्ट टॉपिक पार्ट 1 में था पहला, रुपए की परिवर्तनीयता, ये कंप्लीट हो चुका है। इसी का दूसरा पार्ट हमारा है आयात उदारीकरण। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट में देखते हैं आखिर आयात उदारीकरण क्या है। ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। सेकेंड नंबर, आयात उदारीकरण। आर्थिक सुधारों में आप लोग नोट करते चलिएगा, सुधारों के आगमन पर भारत सरकार ने 20 मदों पर इस शर्त को हटा दिया। ठीक है, आर्थिक सुधार जब हुआ भारत में तो भारत ने क्या किया, जो 20 मदों पर इससे पहले जो शर्त लगी हुई थी उस शर्तों को क्या कर लिया उन्होंने, हटा दिया, और उनका आयात केवल लिख लीजिएगा,
और उनका आयात केवल सरकारी एजेंसियों लिखिएगा, एजेंसियों के माध्यम से ही हो सकता था। तो केवल आयात किससे हो सकता था? सरकारी जितनी एजेंसियां हैं भारत की वही आयात कर सकती थी, ठीक है। लेकिन बाद में अधिकतम आयात शुल्क को 110% कम करके कितना कर दिया गया? 85% तक कर दिया गया। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो पहले 110% था उसको कम करके कितना कर दिया गया? 85% कर दिया गया, ठीक है। आयात उदारीकरण अर्थात आयात को क्या बना दिया गया? उदारीकरण बना दिया गया, उदारीकृत बना दिया गया आयात को, ठीक है। क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट हम लोग चलते हैं। तीसरी पॉइंट, विदेशी पूंजी को सुविधाएं दी गई। कैसे विदेशी पूंजी को सुविधाएं दी गई? देखिए, इस क्षेत्र में सरकार ने उच्च प्राथमिक वाले ऐसे क्षेत्र जिसमें तकनीक की आवश्यकता थी, 51% तक बिना सरकार की अनुमति से विदेशी इक्विटी, ध्यान रखिएगा, की अनुमति कितने परसेंट तक? 51% तक, विदाउट सरकार की कोई भी अनुमति के बगैर, ठीक है। बिना सरकार की अनुमति से विदेशी इक्विटी की कितनी अनुमति दी गई? 51% तक दी गई। अब आप समझ सकते हैं उच्च प्राथमिक वाले जो ऐसे क्षेत्र थे उनमें तकनीकी की जो आवश्यकता महसूस की गई, उसमें जो है कि 51% तक बिना सरकार की अनुमति के विदेशी इक्विटी की क्या कर दी गई? अनुमति दी गई। तथा अनिवासी भारतीय को उच्च प्राथमिक वाले उद्योगों में 100% तक इक्विटी रखने की तथा अर्जित आय को विदेश ले जाने की अनुमति या छूट दी गई। क्लियर हो रहा है इतना सभी लोगों को? इतना क्लियर हो रहा है तो मुझे प्लीज एक बार बताएं कि सर क्लियर है बिल्कुल, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ चलिए ठीक है, इसके साथ साथ सभी निर्माण गतिविधियों में
विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। क्लियर? क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। घरेलू निजी एयरलाइंस में विदेशी निवेश की सीमा 49% तक बढ़ा दिया गया। क्लियर? और निजी क्षेत्र में कार्यरत बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% कर दिया गया। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया सभी लोगों को? टाइम क्या हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो ये तो जो है कि हमारा अब तीसरा आर्थिक सुधारों का प्रभाव क्या पड़ा। आप हेडिंग देते हैं आर्थिक सुधारों का डेटा है, थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। आर्थिक सुधारों का प्रभाव क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जरा इस बात को देखते हैं। पहला, विभिन्न क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ा, जो कि निम्नलिखित है। पहला यहां लाइन काट दीजिएगा, ए लिख दीजिएगा। A1 क्या? जीडीपी में उच्च वृद्धि दर प्राप्त हुई, जो कि 1980-81 से 1990 और 91 में जीडीपी की औसत वृद्धि दर 5.2% थी, किंतु यह वृद्धि दर स्थिर नहीं रही। फिर इसके बाद लगातार बढ़ा है वृद्धि दर। ठीक है ना? नंबर 2, आर्थिक सुधारों के बाद आर्थिक सुधारों के बाद 1993 से 94 से 1997 और 98 के दौरान औसत वृद्धि 7% प्रति वर्ष रही। तो देखिए पहले 5.2% लगातार बढ़ा, स्थिर नहीं रही, मतलब लगातार बढ़ा, इंक्रीमेंट लगातार हुआ जीडीपी को लेकर के। ठीक है? और तीसरी पॉइंट, आंकड़े ध्यान रखिएगा, आर्थिक सुधार के वास्तविक परिणाम वर्ष 2001-2 के बाद
आने शुरू हुए। क्लियर? भारत में लगातार 5% से ऊपर वार्षिक वृद्धि दर रखा। इतनी बात मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ सभी लोग, हाँ सर क्लियर हो चुका है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर हो चुका है तो मुझे बताइए सभी लोग, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक नया पॉइंट, आर्थिक सुधार और गरीबी, दोनों के बीच में क्या हुआ देखते हैं जरा। आर्थिक सुधार से गरीबी पे क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक सुधार एवं गरीबी। देखिए मैं ये क्यों टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि आपके सिलेबस में भारत का आर्थिक विकास पूरा का पूरा दिया हुआ है। आप जाकर के वहाँ से थर्ड पेपर में आप लोग आसानी से देख सकते हैं। आर्थिक सुधार की बात की गई है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्थिक सुधार पढ़ना। क्या क्या सुधार 1991 के बाद किए गए हैं और इसका इम्पैक्ट क्या रहा है, प्रभाव क्या रहा है, यहाँ से आपको जोड़ करके क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस के लिए लिखने के लिए। ठीक है ना? तो आप लोग जो है कि थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा, आर्थिक सुधार और गरीबी। लेकिन आंकड़े एक साथ में इसमें देखेंगे। एनएसएसओ के 61वें राउंड के आधार पर योजना आयोग ने अनुमान लगाया कि समग्र गरीबी अनुपात 1993 से 94 में लगभग, इसको 6 बना लीजिएगा, 36% था। और ये कम होकर 2004 और 5 में ये कितना पहुंच गया, 27.5% तक हो गया। इसका मतलब कहीं न कहीं सुधार हुआ 2004-5 में देखने को मिला। इस प्रकार से आलोचनात्मक वृद्धि दर कहा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुए। ठीक है, कि जिस समय देश में वृद्धि अपने चरम पर थी, तब इन 11 वर्षों में या 11 वर्षों की अवधि में गरीबी केवल 8.5% कम हुई। केवल कितना कम हुआ? 8.5% ही मात्र कम हुआ 11 वर्षों में। सोच सकते हैं ना? चलिए अब आगे इस प्रकार से या इस प्रकार प्रतिशत में गिरावट गरीबी की कुल संख्या में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ।
क्लियर, टॉपिक क्लियर। अब अगला टॉपिक देखते हैं आर्थिक सुधार और रोजगार, ये भी देख लेते हैं। आर्थिक सुधार एवं रोजगार। अब देखते हैं रोजगार में क्या क्या परिवर्तन हुए। आर्थिक सुधार जब हुआ तो उसमें रोजगार में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसके भी आंकड़े हमें देखना पड़ेगा, तभी हम इसको निर्धारित कर सकते हैं। देखिएगा, आर्थिक सुधार में आर्थिक सुधार के समय रोजगार पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, आर्थिक सुधार के बाद आई वृद्धि। ठीक है, कहते हैं कि रोजगार विहीन हुई, ऐसे लिख देना। रोजगार विहीन रही। ठीक है, एक आंकड़े लिखना। आंकड़े क्या बताता है? आंकड़े 1983 से 1990 और 91 के मध्य तक रोजगार की वृद्धि दर कितना रही? नोट करके लिखिएगा, 2.39% औसत थी। ठीक है, क्या थी? औसत थी। और सुधार के बाद की अवधि में 1990 और 91 से 1997 टू 98 तक रोजगार वृद्धि 1% वार्षिक औसत रही है। बताइए, देख रहे हैं आप लोग? विशेष बात यह रही कि असंगठित क्षेत्र में 0.6% रही केवल। आप समझ सकते हैं ना? इसको बॉक्स में सब रखिएगा, आप लोग आसान रहेगा पढ़ने में। इस प्रकार से अधिक सुधार या आर्थिक सुधार लिखिएगा। आर्थिक सुधार के कारण रोजगार का अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण से समाज में असमानता उत्पन्न हुआ या बढ़ा, ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग। क्लियर? तो ये हमारा रोजगार से हो गया, गरीबी से हो गया। और तीसरा देख लेते हैं आर्थिक सुधारियों कृषि। टर्न क्या हो गया भैया? आर्थिक सुधारियों कृषि। थर्ड नंबर पर लिख लीजिएगा आप लोग। आर्थिक सुधार एवं कृषि। ठीक है,
अब देखते हैं कृषि में क्या क्या परिवर्तन होते। सुधार से पूर्व में कृषि में वृद्धि दर 3.52% थी, ठीक है, जो कि 1997 टू 8 से 2001-2 के मध्य गिरकर 2.50% हो गई। क्लियर। और कृषि क्षेत्र का सबसे बुरा समय 2002 से 3 से 2004 और 5 के मध्य देखा गया, जब कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर केवल 0.89% हो गई। सोचो कितना कमी हुआ, काफी ज्यादा कम हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। किंतु 2005-6 में कि 2005-6 के बाद पुनः स्थापित एवं कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर में 4.84% हो गई। इस प्रकार से कृषि समृद्धि दर अस्थिर रही, जिसके कारण सुधारों के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों आकलन करना मुश्किल हो गया। क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो मुझे एक बार बताइए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए अगला पॉइंट, सुधारों में कृषि के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई थी। इससे कोई प्रयास या कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, चौथा जो भी डाल लीजिएगा, 5वां, सुधारों के अन्य घटक के कारण कृषि क्षेत्र पर प्रभाव देखे गए और सुधारों के बाद
आय में हुई वृद्धि के कारण गैर खाद्यान्नों कृषिगत वस्तुओं की मांग जो है कि बढ़ा। ठीक है, जैसे मांस, दुग्ध उत्पादन, ठीक है, अंडा, मछली इत्यादि का उपभोग भी तेजी के साथ बढ़ा तथा साथ साथ आयात निर्यात भी बढ़ा। ठीक है, और 2013-14 में कृषि एवं सहायक वस्तुएं दूसरी सबसे निर्यात मद थी। ठीक है, क्लियर। और एक लास्ट लाइन लिख लो, आर्थिक सुधार के कारण भारतीय कृषिगत वस्तुएं का एक बड़ा बाजार मिला। उद्योगों को संरक्षण प्राप्त हुए। इससे कृषि प्लस उद्योग दोनों की स्थिति में सुधार हुआ। क्लियर। अब आगे हम लोग चलते हैं आर्थिक सुधार और औद्योगिक विकास। ये तो कृषि से संबंधित हो गया। अब अगला पॉइंट है आर्थिक सुधार एवं औद्योगिक विकास। ठीक है, नोट करते चलिएगा आप लोग। 1980 से 1991 तक औद्योगिक विकास या समृद्धि दर 7.2% वार्षिक थी, जो 1991 से 2000 में गिरकर 5.2 वार्षिक हो गई। ठीक है, आंकड़े आप लोग जरूर याद रखिएगा, आपके लिए बहुत लाभदायक है। 2000 से 2001 में सबसे खराब स्थिति देखी गई एवं औद्योगिक समृद्धि
2.7% हो गई। क्लियर? सुधारों के तत्काल बाद औद्योगिक क्षेत्र के कमजोर के कारण निम्नलिखित थे। पहला, सुधार से पूर्व काल में संरक्षण प्राप्त उद्योगों को अचानक उदारीकृत व्यवस्था में विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अब जो पहले से उद्योग स्टैब्लिश्ड है उनको संरक्षणवाद मिला हुआ था और अचानक उदारीकृत ला दो तो स्वाभाविक बात है कि उसका प्रतिस्पर्धा तो बढ़ जाएगा, मार्केट में बढ़ जाएगा। इसी के कारण से क्या हुआ, उसमें जो है कि कमजोर हुआ। ठीक है। और दूसरी पॉइंट, भारत में आर्थिक सुधार ऐसे समय आए जब अधोसंरचना काफी जर्जर थी। अब उससे पहले सिनेरियो देख लीजिएगा भारत का क्या था। इसलिए विकास नहीं हो पाया। क्लियर? तीसरी पॉइंट, निर्यात शिथिल पड़ गया था। क्लियर? और चौथा, उपभोक्ता की मांग संकुचित थी। क्लियर? अब नोट करके आप लोग लिखिएगा, नोट 1990 और 91 में उद्योगों का जीडीपी में भाग पार्टिसिपेंट 24% तक थी, जो वर्ष 2011 तक 24.7% तक पहुंच गया था। क्लियर? इस प्रकार औद्योगिक असफल रहा या औद्योगिक विकास क्या रहा, असफल रहा। क्लियर हो गया इन सभी लोगों को बढ़िया से? कोई डाउट? मुझे लगता नहीं। चलिए, आर्थिक सुधारों के पश्चात अब यहां लिखते हैं, आर्थिक सुधारों के पश्चात उद्योगों में टिकाऊ वस्तुएं का उत्पादन अत्यधिक, ठीक है, दर्शाया। ठीक है, कि विलासिता वस्तुओं की मांग अधिक या आर्थिक
सुधारों के बाद बढ़ी तथा पेट्रो रसायन की मांग भी बढ़ी। ठीक है, अगला पॉइंट, पदार्थ का भाग अर्थात पेट्रो पदार्थ का भाग भाग 13.2% है। सुधारों का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव तो केवल सेवा क्षेत्र पर पड़ा, केवल सेवा क्षेत्र पर पड़ा। और 1990 और 91 में राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 38% था, जो 2010 में 60.3% पहुंच गया। भारत सेवाओं का एक बड़ा निर्यातक बनकर उभरा। ठीक है, भारत सूचना प्रौद्योगिकी एवं बीपीओ के क्षेत्र में विश्व नेता बनकर उभरा। क्लियर, अर्थात सेवा वाले क्षेत्र में सुधार हुआ आर्थिक सुधार के बाद। यह बृहद नकारात्मक परिणाम यह हुआ कि, या इसका लिखिएगा, इसका वो सही रहेगा। यह हुआ कि सेवा क्षेत्र की छोटी सी श्रम शक्ति राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा ले जाती है, जो व्यापक असमानता का कारण है। क्लियर, तो ये हमारा रहा उद्योगों में क्या रहा। अब आते हैं आर्थिक सुधार और अवसंरचना। आर्थिक सुधार एवं अवसंरचना छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करते हैं। इसको हम लोग कवर करते हैं, लिखते हैं आर्थिक सुधारों के पश्चात इस्पात एवं सीमेंट के उत्पादन ने अत्यधिक वृद्धि की गई और सार्वजनिक निजी
भागीदारी इसको कहता है ट्रिपल पी कि आगमन से सड़कों, पुलों एवं यातायात अन्य साधनों का अत्यधिक विकास हुआ। क्लियर? तथा परिवहन, रेलवे का कुशलता या कार्य कुशलता लिखिएगा, सही रहेगा। कार्य कुशलता में बढ़ोतरी हुई। ठीक है? इन सब के बावजूद भी अन्य आधारभूत उद्योगों, बिजली, कोयला, पेट्रोलियम उत्पादों ने सुधार अच्छे नहीं हुए। और जब राज्यों ने कोई ठोस कदम, ऐसे लिखिएगा, ठोस कदम नहीं उठाए तो अवसंरचना क्षेत्र में निवेश नहीं हो पाया। क्लियर? मुझे लगता है कि यहाँ तक सब लोगों का क्लियर हो चुका होगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर होने के नाते ये सब चीज खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्या है, वैश्वीकरण के प्रभाव, इम्पैक्ट क्या होगी वैश्वीकरण के प्रभाव। चलिए अब हम लोग चलते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव। हेडिंग दीजिए सभी लोग, वैश्वीकरण के प्रभाव। किस पे प्रभाव पड़ा, बना लीजिएगा वैश्वीकरण का प्रभाव। एक तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव, देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा महिला सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, सशक्ति लिखिएगा, बड़ा सा सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा कमजोर एवं वंचित वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा। और लास्ट में देखेंगे वो बचेगा तो अन्य मुद्दे। ठीक है? सामाजिक और सांस्कृतिक पे क्या प्रभाव पड़ा महिला से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, महिला सशक्तिकरण का प्रभाव, कमजोर तथा वंचित वर्ग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव। पहला लिखिए आप लोग, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर क्या प्रभाव पड़ा। नंबर 1, वैश्वीकरण की संकल्पना ने उपभोक्ता
संस्कृति को जन्म दिया, कला, फैशन, संगीत, नृत्य, पर्यटन इत्यादि संस्कृति उपभोग की प्रवृत्ति में आ गए। अब सब कुछ व्यावसायिक हो गया। ठीक है। दूसरा, एकल परिवार, विलासिता पूर्व जीवन शैली, आदि का आगमन हुआ और वैश्वीकरण ने शहरीकृत सामाजिक ढांचे को जन्म दिया, जिसका कारण प्रजनन बढ़ा। नोट कर लिए साफ साफ दिख करके आप लोग। ठीक है। तो पहला सामाजिकरण, उसके क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक संस्कृति, और दूसरा महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण। वैश्वीकरण ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाओं के आर्थिक अवसरों का विस्तार हुआ। ठीक है। जो महिलाएं घर के भीतर रहती थी और बाहर निकलने का निर्णय भी लिया, ये भी लिख सकते हैं, लिख लो। जो महिलाएं घर के भीतर रहती थी, वे बाहर निकलने का, ठीक है, निर्णय लिया और अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ी। ठीक है। क्लियर। और तीसरा यही लिख लेते हैं हम लोग हैं, कमजोर वर्ग तथा वंचित वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। देखिए, इसमें आप लोग थोड़ा प्रयास करिएगा लिखने के लिए। ठीक है। वैश्वीकरण राज्य की कल्याणकारी भूमिका होती है, इसके बजाय बाजार की कुशलता पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है। और यहाँ पर जो है कि कमजोर वर्ग की ज्यादा वंचित हुआ, बहुत ज्यादा पीछे चले गए, सामाजिक सुरक्षा बहुत कमजोर हुआ। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। तो अब चलिए, ठीक है, क्लास काफी टाइम हो चुका है, तो आप लोग मुझे लिख करके बताइएगा। तब तक फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में। धन्यवाद।